अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमाद आकिल अल नाबिद की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब, किन उमूर पर गौर किया गया? जी, ICR की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ पायलट हमाद आकिल ने आज DHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं, उनके अलावा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के हवाले से जो उमूर हैं उनके ऊपर गौर किया गया। इलाकाई सूरत हाल भी जेर गौर आई। इस मुलाकात में कतर की जानिब से पाकिस्तान के इलाकाई सूरत हाल खासतौर पर इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा गया, जबकि आर्मी चीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तानी फौज कतर के साथ अपने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। जबकि कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खास तौर पर सिक्योरिटी और डिफेंस के जो डोमेन में जो ताल्लुकात है उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए वो अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अब सियासत के मैदान से कुछ अहम खबरें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत से किसी डील का तासुर दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ PTI दौरे हुकूमत ने अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ या चेयरमैन PTI, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। जनवरी में इलेक्शन से मुतमईन हूँ। इलेक्शन कमीशन अपनी मशक बहुत हद तक पूरी कर चुका है। इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, ना ही भारत से ताल्लुकात बेहतर होने की तवक्को है। मुगल बादशाह नहीं जो शाही फरमान के जरिए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दूं। निगरान वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। बोले वतन वापसी पर नवाज शरीफ को कानूनी सवालात के जवाब देना होंगे। एक इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था इमरान खान समेत किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में जो भी कोई फैसला होगा वो अदालती प्रोसेस के नतीजे में होगा। अगर अदालती अमल के नतीजे में इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिलती है तो वो हिस्सा लेंगे। निगरान वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले मियां नवाज शरीफ जब एक अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। उनका कहना था निगरान वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान समेत तमाम कौमी सियासी रहनुमाओं से मिला था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं और इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। रियासत ना बचती तो सबकी सियासत भी दफन हो जाती। लाहौर में ताजिरों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। उनके दौर में मुल्क ने तरक्की की। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। इस तरीके से CPAC में नवाज शरीफ के दौर में ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ। इसके बावजूद कि 3 साल की ताखीर जिसकी कोई वजह नहीं थी कि PTI ने अदालतों में दरखास्तें दी और तरह तरह के इल्जामात लगाए। जब नवाज शरीफ का सफर 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। एक सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। सियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। ये गुर आता था कि हम रियासत को खुदा ना करता बर्बाद होने देते और अपनी सियासत को बचा लेते, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए और आज हम अपने मुल्क के अंदर नौजवानों को हमने हुनरमंद बनाना है। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप देना है। गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाना होगा। तो हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें। नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे। लाहौर में कारकुनान से खिताब में
मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल के लिए थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय हो गया, कानून साजी का हक पार्लियामेंट को है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुतहरिक मरियम नवाज के लाहौर और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान, नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की लाहौर के हलका NA 126 और NA 130 के बल्दियाती कारकुनों से मुलाकात। कारकुनों से खिताब में कहा नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाएगा। 12 अक्टूबर 1999 के यौम सियाह को 24 साल हो गए। नायब सदर नून लीग ने कहा नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी आजाद हैं और आजाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन PTI का प्लान अवाम के सामने रख दें तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। PTI के इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में हूँ, मगर 9 मई के जत्थे के हक में नहीं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कानून साजी हो चुकी, नवाज शरीफ की नाअहली को 5 साल से जायद हो चुके। और लाहौर में शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज करना इलाका मकीनों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाका मकीनों ने कल थाना काहना के सामने एहतजाज करने और गिरफ्तारियां देने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में काहना के रहायशियों का शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने एहतजाज, नारेबाजी और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुकदमा दर्ज होने की कहानी मजीद उलझने लगी। पुलिस ने एहतजाज पर 4 नामजद अफराद समेत 94 मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज कर डाला। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ 12 देहात हैं और 4 से 5 लाख आबादी है। शहबाज शरीफ को रोही नाला समेत दीगर मसाइल पर दरखास्त देना थी। क्या मालूम था कि उन पर ही झूठा मुकदमा दर्ज होगा। इलाका मकीनों ने कहा रोही नाला पर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाड़ी के सामने एहतजाज हल्के के करता दरता ने किया है, ना सड़क ब्लॉक की और ना ही कोई मुजाहमत की। जाए कब्जा ग्रुपों के पर FIR करने के, इन्होंने हमारे ऊपर FIR कर। काहना के रहायशी और मुकदमा में नामजद अफराद ने कल जुमे के बाद थाना काहना के सामने एहतजाज और गिरफ्तारियों का ऐलान किया है। कैमरामैन इमरान सदीक के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। FIA की तारीख का अनोखा वाकया, डेपुटेशन पर तैनात सब इंस्पेक्टर लाखों की रकम समेट कर दीगर अशिया भी जमा कराए बगैर सिंध पुलिस वापस चला गया। रकम समेत 5 केस प्रॉपर्टीज जमा न कराने पर सब इंस्पेक्टर अबू उमैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे कराची से अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए FIA की तारीख का ये अनोखा वाकया है। डिप्टीशन पर तैनात सब इंस्पेक्टर लाखों की रकम समेत दीगर अशिया जमा कराए बगैर ही सिंध पुलिस में वापस चला गया है, जबकि केस प्रॉपर्टीज में 11 लाख रुपए से जायद केस शामिल हैं। असल केस की फाइलें हैं, iPhone 14 Pro है, जबकि उसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी शामिल है और दीगर अशिया में एक गाड़ी, बमा रजिस्ट्रेशन, पैरा और मुख्तलिफ कौमी शनाख्ती कार्ड भी शामिल है। जबकि सब इंस्पेक्टर सैयद अबू उमैर सिंध पुलिस से FIA कमर्शियल बैंक सर्कल में तैनात था। अबू उमैर मनी चेंजर से हजारों डॉलर हथियाने के इल्जाम में दरख्त थाने के 2 मुकदमात में भी जमानत पर है और दोनों वाकयात में अबू उमैर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बहुत शुक्रिया बुरहान। बदलते मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में 14 से 17 अक्टूबर के दौरान आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्त से बारिश की पेशगोई की है। 13 अक्टूबर को मुल्क के बालाई इलाकों में मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी, जबकि 17 अक्टूबर के शाम सिंध में मगरिबी हवाओं की एंट्री से कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी बारे में बात करते हैं, सोनिया खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, बताइए महकमा मौसमियात क्या पेशगोई कर रहे हैं आने वाले मौसम के हवाले से? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान में नए मगरिबी सिस्टम की एंट्री जो है वो 13 अक्टूबर को होगी, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में जो है 14 से 17 अक्टूबर के दौरान जो है वो तेज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि 17 अक्टूबर को ये सिस्टम सिंध में दाखिल होगा और उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ जो शहर हैं, कश्मोर, शिकारपुर, सक्कर, गोदकी वगैरह में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि कराची में इस दौरान मौसम अबर आलूद रहेगा। तेज बारिश का तो फिलहाल कोई इम्कान नहीं है कराची में, लेकिन रात और दिन के औकात में जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ 13 से 18 अक्टूबर के दौरान जो है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में भी जो है बारिश की पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया सोनिया, आप बता रही थी। बात करेंगे साइफर केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि साइफर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पूरी ज़िंदगी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही इसे अपने पास रख सकते हैं।
چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ایکٹ استعمال ہوا ہو۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ ادھر عدالت نے ٹرائل روکنے سے متعلق درخواست مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے چیف جسٹس کے استفسار پر بتایا کہ سائفر ایسا ڈاکیومنٹ ہے جسے پوری زندگی ڈسکلوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جیل ٹرائل کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے نقول وصول کی لیکن دستخط نہیں کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ایکٹ استعمال ہوا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پورے کیس میں ممنوعہ جگہ کون سی ہے اور کہاں دشمن کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ چالان کے ساتھ جو ڈاکیومنٹ ہیں کیا سائفر کی کاپی اس کے ساتھ منسلک ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے بتایا کہ چالان کے ساتھ سائفر کی کاپی نہیں لگ سکتی۔ چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ وکیل لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل قومی ہیرو ہیں اور بے گناہ جیل میں قید ہیں۔ ہم نے بار بار کہا کہ جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، اگر آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا لوں۔ لطیف کھوسا بولے لگا لیں لیکن 17 تاریخ سے پہلے ہی لگائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دیکھ لیتا ہوں، 17 اکتوبر سے پہلے ہی لگا دوں گا۔ ادھر سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 9 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ قانون کے مطابق چالان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں۔ ملزمان کو آئندہ سماعت پر دستخط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دستخط نہ بھی کیے گئے تو قانون کے مطابق 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اٹارنی جنرل کی سپریم کورٹ کو یقین دہانی اور عدالت عظمیٰ کے حکم کے خلاف شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا معاملہ۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن شعیب شاہین نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو خط لکھ دیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا سلسلہ فوری ترک کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ کے حکم کے خلاف شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا معاملہ۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن اور سینئر ماہر قانون شعیب شاہین کا اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو خط کے متن کے مطابق اٹارنی جنرل نے 21 جولائی کو فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ سپریم کورٹ نے 3 اگست کے اپنے فیصلے میں بھی ایسے ٹرائل سے منع کیا تھا، لیکن وفاقی حکومت اور متعلقہ حلقوں سے ہدایات لے کر عدالت عظمیٰ کو کروائی گئی یقین دہانی کے باوجود کوہاٹ، مالاکنڈ اور پشاور میں ان ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل اپنی زبان کا پاس رکھتے ہوئے ان ٹرائلز کا سلسلہ فوری رکوائیں اور متعلقہ حلقوں کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے حکم پر پوری طرح عمل درآمد یقینی بنائیں۔ گزشتہ مالی سال میں خیبر پختونخوا میں 137 ارب کی بجلی چوری کی گئی، جو بجلی کے کل استعمال کا 75% سے بھی زائد ہے۔ پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان اور اورکزئی ایجنسی میں بجلی چوری اور نقصانات کی شرح 98% رہی ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ میاں شاہد بتائیے۔ جی، سیکٹری پاور کہتے ہیں کہ مالی سال 2022-23 کے دوران کے پی کے میں 137 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ صوبے کو مجموعی طور پر 439 ارب روپے کی بجلی جو ہے فراہم کی گئی۔ فراہم کردہ بجلی سے 302 ارب روپے وصولیاں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں 75 ارب روپے کے نقصانات ہوئے۔ پشاور سے 30 ارب، مردان سے 11 ارب، نوشہرہ سے 6 اور سوابی سے 4 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کوہاٹ سے 6 ارب، کرک سے 4 ارب 6 سے اور لکی سے 4 ارب، ڈی آئی خان سے 11 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ضلع خیبر پختونخوا میں ہنگو اور 4 میں بھی نقصانات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ محمد اور باجور سے 3 بہت شکریہ میاں شاہد، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے۔